हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में बुनियाद बैच के अंदर आपका पॉलिटी का क्लास 10 चल रहा है और इसमें आज हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की। वैसे तो देखो, डेमोक्रेसी में इस तरह के जो डिविजन्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उन सभी कंफ्लिक्ट को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, इन सारे मुद्दों को हम समझ चुके हैं कि चाहे कितनी भी विविधता हो, डाइवर्सिटी हो, एक लोकतंत्र के अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि सारी चीजों को ठीक तरीके से रिजॉल्व किया जाए। हर एक वर्ग, हर एक कास्ट कम्युनिटी को जो है वह वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, उनकी बात सुनी जाए। ये तमाम बातें अब तक हम कर चुके। लेकिन जब हम स्पेशली जेंडर की बात करेंगे, रिलीजन और कास्ट की बात करते हैं ना, तब इस तरह के क्या क्या इश्यूज जो है हमारी डेमोक्रेसी में उठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि भाई जेंडर बाइज्ड हो रहा है। जो समाज में जब हम बात करेंगे कि हमें बचपन से सिखा दिया जा रहा है कि किस तरीके से बॉय एंड गर्ल के बीच में डिफरेंसेस है, उनकी सोशल ड्यूटीज के बीच में डिफरेंस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंस है, उनके जो वर्क प्लेस है वह डिफरेंट है, एक का घर के अंदर, दूसरा घर के बाहर। तो यहाँ पर सेम हम रिलीजन में बात करेंगे कि अगर एक स्टेट जो है वह रिलीजन को फॉलो कर रहा है, किसी रिलीजन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, तब क्या प्रॉब्लम्स होंगी। थर्ड हम बात करेंगे कास्ट की कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट है एंड कास्ट में पॉलिटिक्स है, और कैसे ये सारे जो इश्यूज हैं ये आपके लिए मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आज के आपके ये जो इश्यूज है, ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब तक हम पावर शेयरिंग की बात कर चुके हैं कि एक लोकतंत्र में जो है वह पावर शेयरिंग होनी चाहिए ताकि लोग जो है वह आपस में लड़ मर ना जाए, है ना, सबकी जो बात है वह सुनी जाए। इसके लिए पावर शेयरिंग हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गया। और सत्ता की साझेदारी का एक रूप होता है फेडरलिज्म। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग का एक तरीका क्या होता है, फेडरलिज्म। और इसमें क्या है कि आपने जो पावर्स है उसको डिफरेंट लेवल पर बांट दिया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पावर डिवीजन किया, अलग अलग जो लिस्ट है वह बना दी, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर, इतना हो गया था। अब देखो, इसके बाद हमने देखा कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी कैसे होती है और क्या हमेशा जो डाइवर्सिटी है वह डेमोक्रेसी में कंफ्लिक्ट को ही जन्म देगी क्या, और एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वह किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी की जो डिमांड है उसको उठा रही है और सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सारी बातें हम समझ चुके। अब इसके आगे क्या, इसके आगे ये कि अगर हम डाइवर्सिटी में स्पेशली इन तीन जो पॉइंट्स इसकी बात करें कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये आखिर कब बड़े हो जाते हैं और इससे रिलेटेड जो मसले हैं, जिससे रिलेटेड जो इश्यूज है, आखिर वह है क्या। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लास में टॉपिक टू बी कवर्ड, सबसे फर्स्ट है आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, और सेकंड है आपका पब्लिक प्राइवेट डिवीजन की किस तरह से निजी और सार्वजनिक जीवन में जो ये डिवीजन है वह किया गया है। वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वह कितनी है, और स्पेशली जब हम इंडिया की बात करेंगे तब कितनी है, क्या परसेंटेज है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या परसेंटेज है। जब हम अपने नेशनल असेंबली की बात करेंगे, राष्ट्रीय जो पंचायत है, राष्ट्रीय सभा, संसद की बात करेंगे, उसमें क्या परसेंटेज है, और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्यों अपने जो इश्यूज है वे नेशनल लेवल पर नहीं उठा पा रही, तमाम बातें। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स कि किस तरीके से एक धर्म जो है वह कब कम्युनलिज्म, कब सांप्रदायिकता का रूप अख्तियार कर लेगा, धारण कर लेगा, उसके फॉर्म में आएगा, एंड जो पॉलिटिक्स है उस तरह के इश्यूज को कैसे उठाएगी। कम्युनलिज्म को समझेंगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट, धर्म, राजनीति एंड जाति, और जाति में राजनीति, इन बातों को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो शुरुआत है जेंडर, रिलीजन इन सबको लेकर, तो सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा लास्ट, कि एक जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इतनी जो पॉलिसीज बनती है उसमें वो इतनी कैपेबल है कि जो डाइवर्सिटी है सोसाइटी की उसको क्या कर सके, ठीक तरीके से एडजस्ट कर सके, एंड सभी को जो पार्टिसिपेशन है वह मिल सके। ठीक है, सभी के बीच में जो पार्टिसिपेशन है वह हो सके। तो डेमोक्रेसी में जो ये डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, जो ये अंतर होंगे, जो ये डाइवर्सिटी होगी, ये कभी भी इसके विभाजन का कारण नहीं बनती। ठीक है, हमेशा जो डाइवर्सिटी है वह डेमोक्रेसी को नेगेटिव रूप से अफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि हम जब इंडिया की बात करते हैं, लास्ट में मैंने आपसे कहा था अनेकता में एकता, हिंदी की विशेषता, तो यहां पर क्या है कि हमेशा जो ये डाइवर्सिटी है ये एक
किसी देश को, किसी लोकतंत्र को कमजोर करने का जो कारण है वह नहीं होती। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था कि इंडिया में जो ये यूनिटी इन हम डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे, विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वह क्या है, बाहर से कहीं से इम्पोज नहीं है, थोपी हुई नहीं है, बल्कि क्या है कि बहुत डीप बिलीव है, गहरा विश्वास है। तो यहां तक ये सारी चर्चा हो गई। और अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, लैंगिक मसले और राजनीति। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट हम जेंडर वाली बात करते हैं, लैंगिक मसले एंड राजनीति। लैंगिक मसले और राजनीति, और इसमें समझेंगे हम दो बातों को, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। शुरुआत कहां से होती है आखिर इस मुद्दे की? तो इसमें देखो दो बातें पढ़ना है लैंगिक मसले और राजनीति में। इसमें हमें दो बातें पढ़ना है कि एक तो हमारी सोसाइटी कैसी है, एंड सेकंड जो है हमारा जो पॉलिटिक्स सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वह कितना है, क्या है, और आखिर क्या प्रॉब्लम है। एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, एंड सोसाइटी में जो ये वर्क डिवीजन किया गया ना जेंडर बायस्ड होकर, हम इसकी बात करेंगे कि कैसे जो ये श्रम का बंटवारा है वह एक समाज में महिला और पुरुष में अलग अलग तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इन दो बातों को समझ लें कि हमारा समाज कैसा है इस पर्टिकुलर मामले में, जेंडर वाले मामले में, ठीक है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होगा आर्टिकल 15 किस किस डिस्क्रिमिनेशन जो है वह प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, वंश और उसमें जेंडर जो है वह भी आता है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। तो देखो बच्चों, इसकी जो शुरुआत है, सबसे पहले हम समझते हैं इस मुद्दे को, लैंगिक मसले और राजनीति वाला जो आपका मुद्दा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखना ये मेंस के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप देखेंगे कि ऐसे राइटिंग में भी आपको काफी इस तरह के जो क्वेश्चंस, इस तरह के जो मुद्दे हैं वह ऐसे राइटिंग में भी आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता दी हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं। देखो क्वेश्चन जो है आप 2014 एंड 15 में लगातार जो है वह इस पॉइंट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेंस में आप देखोगे कि सभी वर्गों के जो अलग अलग इश्यूज है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड अगर हम आधी आबादी की बात करें जो कि फीमेल्स हैं, ठीक है, स्पेशली हम इंडिया में बात करें कि ठीक है 50-50% रेशियो ना सही, बट फिर भी एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि आधी आबादी जो है वह स्त्रियों की है, फीमेल्स है, और ऐसे में उनको पीछे रखना कहां तक उचित है। तो यहाँ पर 14-15 में लगभग सेम ही बातें जो है वह पूछी गई थी। 14 का क्वेश्चन कहता है व्हाई डू सम ऑफ द मोस्ट prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments. भारत के कुछ सबसे जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर भी महिलाओं के लिए प्रतिकूल लिंगानुपात क्यों है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, दैट मींस कि 1000 पुरुषों पर जो है वे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, या फिर आप जनरली समझे कि जैसे 100 पुरुषों पर मान लीजिए, या 105 या 108 पुरुषों पर केवल 100 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको 8 का गैप दिख रहा है ना कि पुरुष जो है वह 8 ज्यादा है, ये क्यों है? तो यहाँ पर ये सेक्स रेशियो जो है वह क्यों कम है आखिर? अगर हम समृद्ध देशों की बात, समृद्ध क्षेत्रों की बात करें तो ऐसा क्या है? तो जैसे आगे हम बात करेंगे कि जब 1970-80 में, 80s कहना ज्यादा सही होगा, जब अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी है वह आती है और इससे लिंग चयन जो है, जेंडर चॉइस जो है वह हो जाती है, सेक्स चॉइस हो जाती है कि किस तरीके से आप जो डिस्क्रिमिनेट है वह कर सकते हो। और एक तरीका आपको समझ में आता है, जैसे आप देखेंगे राजस्थान एंड हरियाणा और भी कई जगह पर सबसे ज्यादा जो भ्रूण हत्या है, बालिका भ्रूण हत्या वह हो रही थी, उसके पीछे वो जो टेक्नोलॉजी थी उसने काफी एडवर्सली अफेक्ट किया था चाइल्ड बर्थ को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो किस तरह से ये जो सेक्स रेशियो है वह क्यों कम है, एक कारण इसका ये हो गया। बस यही सारी बातें आपको लिखनी थी। शुरुआत में आप बता सकते हैं कि भाई आखिर जो आपका जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो ये आखिर है क्या। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ वो रीजन बता दिए, कुछ आपने एग्जांपल्स दे दिए कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो जनगणना की हम बात करेंगे 2011 के अनुसार, अगर हम ज्यादा हमारे जो समृद्ध राज्य है उनकी तरफ देखें तो वहां पर सेक्स रेशियो जो है वो मेन एंड मैन का वह सेम नहीं है, उसमें जो मेंस की संख्या वह ज्यादा है। बस इस तरीके से आप चीजों को बता सकते हैं। सेम एग्जांपल आया, सेम क्वेश्चन आया, बस थोड़ी सी भाषा बदल गई और अब यहाँ पर जनजातियों के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर एक जगह पूछे, देखो एक ही चीज के, एक ही टॉपिक के अलग अलग पहलू है, इसलिए मैंने कहा था कि मेंस में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो देखो है सेम टॉपिक,
एक बार क्वेश्चन जो है वह पूछ लिया आपसे कि जो हमारे प्रॉस्पेरस जो रीजन है, जो समृद्ध क्षेत्र, उसमें क्या कारण है, और अगला क्या पूछा, अगला उसमें पूछा कि भारत में जनजातियों में जो लिंग अनुपात है, अगर हम एसटीज की बात करें तो इनमें आखिर ऐसा क्या है कि अधिक अनुकूल है। आप देखेंगे कि जैसे आप ट्राइबल्स की बात अगर कर ले, और ट्राइबल्स में अगर आप सेक्स रेशियो को निकालते हैं तो उसमें लगभग समान आएगा, या फिर हो सकता है ज्यादा आ जाए, क्योंकि उसमें शायद लिंग चयन नहीं होता है। ठीक है, शायद उसमें ये जो चेक कराना कि बेबी जो है वह बॉय है या गर्ल है, उस आधार पर जो है अबॉर्ट कराना, इस तरह का चीजें नहीं होती। वो तकनीकी से दूर है, सोसाइटी की बाकी चीजों से दूर है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बुढ़ापे में जो है वह लड़कियां साथ देंगी, लड़का साथ देंगे, वो ये सब नहीं सोच पा रहे हैं। तो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम से है, अगर वह उससे दूर भी है, तो इस तरह के जो ट्राइबल ग्रुप्स है, वहां पर हो सकता है कि फीमेल्स जो है उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जो बातें हैं वह आपको बतानी है, और आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिएगा लगभग 200 वर्ड्स में। अब अगर नहीं समझ में आया कि मैम क्या लिखेंगे, चलो आओ मैं बताती हूं। तो सबसे फर्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके ऐसे के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा विस्तार में भी समझेंगे। सो यहां पर देखो, सबसे फर्स्ट है इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स में पहली बात को हम समझते हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स में पहली बात को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला है इसमें कि अगर हम पब्लिक एंड प्राइवेट, सार्वजनिक और निजी जीवन की पहले हम बात करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, सार्वजनिक और जो निजी रूप से जो विभाजन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में क्या डिवीजन किया गया है। सोसाइटी में जो डिवीजन किया गया है मेल्स फीमेल्स को, याद है हम इसके पहले भी हम डाइवर्सिटी की बात कर चुके हैं, और उस डाइवर्सिटी में हमने बात की थी कि एक जो सोसाइटी में आप देखते हैं मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर जो फीमेल्स है इनको क्या दिया जा रहा है खेलने के लिए, डॉल दी जा रही है, और जो मेल है इनको खेलने के लिए क्या दिया जा रहा है, कार दी जा रही है, और भी जो चीजें हैं वह दी जा रही है। ठीक है, आगे जाकर ये समाज ने शुरुआत में ये डॉल नहीं था, ये एक माध्यम था कि आपको वेल ड्रेस रहना, आपको सॉफ्ट स्पोकन रहना है, आपको वेल बिहेव्ड करना है। ये सारी बातें एक महिला को बचपन से सिखाई जा रही थी, और हमारे समाज में यहां से ही शुरुआत हो गई कि लड़की और लड़के जो आपस में बड़े हो रहे हैं, वह कहीं ना कहीं हमारी इस सोसाइटी की मानसिकता को समझ रहे हैं। वह धीरे धीरे दैनिक रूप से छोटी छोटी सी जो बातें हैं वह आपको पुरुष और महिला होने का भेद समझा देती है, डिफरेंस समझा देती है। फॉर एग्जाम्पल, कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों वाला काम नहीं है। लड़कों जैसे क्यों कर रही हूँ, लड़के रोते नहीं है ना, बॉयज जो है रोते नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या सिखाई जा रही है आपको बचपन, अरे लड़का होकर रो रहा है, ऐसे कैसे, तुम लड़की हो ऐसे बात मत करो, लड़कों जैसे बात मत करो, चिल्ला के बात मत करो। तो यहाँ पर समाज ने शुरुआत से ही हमारे जो फैमिली लॉ हम कह दे कि हमारे जो परिवार, फैमिली की जो वैल्यूज है, वैल्यूज कहना ज्यादा सही है, कि हमारे जो परिवार के मूल्य हैं बच्चों, शुरुआत में ये हमारे दिमाग में कीड़ा डालते हैं उस चीज का कि आखिर महिला होना क्या है, एक पुरुष होना क्या है। धीरे धीरे हमें कैसे कि चलो तुम लड़का है तो पापा के साथ बाहर घूमने जाओ, लड़की है तो चलो किचन में मम्मी की हेल्प करो। ये बातें आपको सिखा दी गई है कि आगे आपको इसी भूमिका में आना है कि अगर लड़का है तो वह क्या करेगा कि घर के बाहर के जो काम है वह करेगा, और जो लड़की है वह घर के अंदर के काम करेगी, किचन का काम करेगी, साफ सफाई का काम करेगी, देखरेख का काम करेगी। और ऐसा काम जिसके लिए अगर पैसे मिलते तो पुरुष बाहर जाकर वह काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम होटल में शेफ की बात करें, या फिर बाहर हम अगर टेलर की बात करें, बुटीक की बात करें, वो सभी काम जिसके बाहर पैसे मिलते हैं, वो जो महिलाएं घर में फ्री में कर रही हैं, वो सारी चीजें पुरुष बाहर पैसे के लिए कर रहा है। इसका मतलब कि वो केवल पारिवारिक हमारे मूल्य ही ऐसे हो गए थे कि शायद हम उसमें हिचकिचाने लगे कि अरे घर में मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पे आपकी पुरुष भावना हो सकता है आहत होती हो, लेकिन वो सोसाइटी की एक टेंडेंसी बन चुकी है कि हमारे परिवार में महिलाएं घर में और पुरुष जो है वह बाहर का काम देखेगा। अगला मुद्दा जो उठता है, कुछ बातें हम करते हैं उसके बाद लिखवाते हो। ठीक है, अगला जो मुद्दा उठता है वह ये है कि अगर अब जो महिलाएं हैं, हम देखेंगे कि विलेज एरियाज में क्लीन वाटर के लिए, फ्यूल के लिए जो वुमेन्स है वह घर के बाहर जा रही है, बाहर का काम हो गया, बट वो जो काम है उसका कोई मूल्य नहीं रहा, उसको एक तरह से अंडर वैल्यूड कर दिया। जो भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसान की परिभाषा में महिला किसान भी आएगी, गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया। क्यों, कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वुमेन्स कर रही है काम, लेकिन हम किसान का मतलब सोचते हैं कि एक पुरुष ही खड़ा है, हम सोचते हैं कि एक डॉक्टर का मतलब पुरुष ही खड़ा है। बहुत सारी चीजों के तो
फॉर एग्जाम्पल अगर हम फीमेल्स की बात करें, ठीक है, आप सर और मैडम तो कह देते हैं, लेकिन आप जैसे वैज्ञानिक कह ले, ठीक है, साइंटिस्ट कह ले, तो कई चीजों की आपको केवल जो है आप देखना कि उसमें आपको पुरुषवाचक जो संज्ञा है केवल मेल्स डोमिनेटेड वर्ड ही मिलेंगे, फीमेल्स के लिए नहीं मिलते, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात देखनी कि शुरुआत से लेकर, जैसे आप वैदिक एरा में अगर हम बात करें तो वहां पर वेद पढ़ने की अनुमति महिलाओं को नहीं थी, वो सारी चीजें चली आ रही। तो चाहे हम लिटरेसी रेट में देख ले, लिटरेसी रेट में भी काफी अंतर आ जाता है दोनों के। अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर लें और अगर घर में 2 बच्चे हैं तो पुरुष को पहला मौका दिया जाएगा, बेटे को पहला मौका दिया जाएगा। आपने अगर 2020 का आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो उसमें एक चैप्टर था बॉयज बायस, ठीक है, उसमें एक चैप्टर था कि किस तरीके से सन बायस, बॉयज नहीं सन बायस, कि किस तरह से एक जो पुत्र की चाह है, ठीक है, वो अब क्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, अब थोड़ा सा उसमें कमी आई है, ठीक है। अब जो है अब वो एक शाह की लड़का ही सब कुछ करेगा, बुढ़ापे का तारन हारन टाइप से सारी चीजें, तो वो जो अब पहले जो मानसिकता थी उसमें अब धीरे धीरे कमी आ रही है। अब पहले जो काम स्त्रियों के लिए नहीं थे, अब आप देखते हैं कि साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कॉलेज हो, टीचर हो, सभी में वुमेन्स है, ठीक है। हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे नहीं दिया जाता। आप जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हम आगे बात करेंगे तो अब हम उसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से वुमेन्स का परसेंटेज काफी कम है, ठीक है। चलो इन सारी चीजों को अब हम लिखते हैं। तो यहां पर देखो कि हमने पब्लिक एंड प्राइवेट जो डिवीजन है वह कुछ इस तरीके से बचपन में ही कर दिया, समाज के मूल्य निर्धारण कर दिए कि लड़का जो है वह क्या करेगा, लड़की क्या करेगी। धीरे धीरे अब ये बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे ये बड़े होंगे तो अभी तो इनको डॉल और कार दी जा रही थी, फिर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं। और यही चीज जब वो आगे जाकर, यही जो बच्चे हैं जब वो आगे जाकर गर्ल्स एंड बॉयज से कन्वर्ट हो जाते हैं, पुरुष और महिला में, ठीक है, उसके बाद वह किस तरीका का व्यवहार करने लगते हैं, वो सारी चीजें हमारी बचपन से जो मानसिकता है वह बनी रहती है, ठीक है। तो यहां पर फीमेल्स के लिए क्या काम आया, हाउसवर्क आया, ठीक है, बच्चे आए, चाइल्ड फैमिली, इसकी देखरेख करना, ये सारी चीजें जो है वह हमारे लिए टॉप पर हो गई। एंड जब हम मेल्स डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में ही ये कहा कि जो भी बाहर के जो काम है, वर्क आउटसाइड अगर हम कह ले, तो जो भी बाहर के जो काम है वह पुरुष करेगा। यहां पर इस तरह की चीजें तय हो गई। और ठीक वैसे ही अगर महिलाओं के द्वारा बाहर के काम किए जाते हैं तो उन्हें अंडर वैल्यूड किया जाता है, उन्हें अंडर जो वैल्यूड है उसका मूल्य नहीं होता। और अगर सेम काम आप देख लीजिए, आप अगर कपड़े के लिए, खाने के लिए, साफ सफाई के लिए, देखरेख के लिए अगर आप 4 नौकर लगाते हैं तो डेफिनेटली आप उसको पे करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक जो महिला है जिससे ये कहा जा रहा है कि तो तुम घर में करती क्या हो टाइप से, तो फिर वो क्या काम करती है ये आपको पता चल जाएगा, किस क्वालिटी से, किस डेडिकेशन से कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि हाउस वर्क की अगर हम बात करें तो इसको अंडर वैल्यू किया जाता है, ठीक है, अंडर वैल्यूड किया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना बच्चों कि जैसे कि अगर हम वर्क की बात करें कि बाहर जो आपको टेलर्स मिल रहे हैं, जो आपको शेफ मिल रहे हैं, कुक मिल रहे हैं होटल्स में, ये तो सारे मैन है और यहां पर इनको पैसा दिया जा रहा है इस बात का। घर में महिलाओं को इस बात का पैसा नहीं दिया जा रहा, तो ये जो काम है वह कैसे हो गए, अंडर वैल्यूड हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में जो फीमेल्स है, देखना F&M लिख रही हूं हर जगह, क्योंकि पूरे चैप्टर में इस पैराग्राफ में टॉपिक में मेल फीमेल होगा, सो मैं यहाँ पर F&M लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम विलेज की बात करेंगे तो फीमेल्स जो है वह घर के बाहर जाकर अगर वह फ्यूल का इंतजाम कर रही है, क्लीन वाटर का इंतजाम कर रही है, क्लीन वाटर एंड फ्यूल, तो ये सारी चीजें काउंट नहीं होती, उनके श्रम में नहीं गिना जाता। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो ये इसकी रिपोर्ट कहती है कि पूरे जीवन काल में एक जो फीमेल है वह पुरुष से शायद 500 गुना अधिक काम करती होगी, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं होती, ठीक है, वो घर के अलावा बाहर के अलावा घर का भी काम करती है। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए तो काफी काम रहते हैं, ठीक है, जो वर्किंग वुमेन्स है वो घर का भी करेंगे, उन्हें बाहर का भी देखना है। तो यहाँ पर एक डबल जो प्रेशर है वह क्रिएट होता है, क्योंकि उनका जो कल्चर, उनकी जो मानसिकता है ना, वो उन्हें घर का काम छोड़ने नहीं देती। उनके जो कल्चर्स हम कह लें, उनको जो बचपन से मूल्य दिए गए हैं वो उनको घर का काम नहीं छोड़ने देती। तो यहाँ पर अगर हम एज अ वर्किंग प्रोफेशन, वर्किंग वुमेन्स की बात करें तो उनके पास आज भी 2 ड्यूटीज हो जाती है, एक एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि घर की ड्यूटी तो उनकी है ही है, जन्मजात है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखो बच्चों, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन हो गया, ठीक है।
अब सेकंड हम देखेंगे, अच्छा और ये भी हमने समझ लिया कि उसी चीज का अगर पैसा मिले तो पुरुष वह काम बाहर जाकर कर रहा है, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड अंडर वैल्यू एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। तो अगर यही काम जो है वह महिलाएं कर रही है तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। ये पहली बात हो गई। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया। इसका रिजल्ट ये आया बच्चों कि जो मेल्स थे, जो पुरुष है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोसाइटी के बाहरी हिस्से पर कब्जा किया। इन्होंने घर के जो बाहरी हिस्सा था ये जो है ये किसका हो गया, मेल्स का हो गया। ठीक है, पब्लिक लाइफ स्पेशली अब शुरू होगा यहां से राजनीति। जो सार्वजनिक जीवन है ना, पब्लिक लाइफ, अरे मुझे 4 लोगों में जाना है, तुम्हें थोड़ी ना घर के बाहर जाना है, इस तरह की बातें सुनते हैं आप अपने घर में, हो सकता है पिता से सुनते हो, भाई से सुनते हो, मतलब जो पुरुष है उनसे। सो पब्लिक लाइफ एंड स्पेशली पॉलिटिक्स, राजनीति को, अरे महिला है ये राजनीति क्या करेगी, इंदिरा गांधी को भूल जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहां पर पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स, तो ये जो मुद्दे हैं वह किसके हो गए, ये जो अफेयर्स थे, सोशल अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे, पब्लिक अफेयर्स की बात करेंगे, तो ये सारी जो मुद्दे थे वह पुरुष के हो गए। ठीक है, महिलाओं के हिस्से में क्या आया, 4 दीवारी है ना, महिलाओं के हिस्से में क्या आया, यहां पर घर आया। तो यहां पर देखो बच्चों, अब यहां से फेमिनाइन स्टार्ट होगा। कैसे, अगर हम यहां पर फीमेल्स की बात करें तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम सऊदी अरब की, आपने देखा था फॉर एग्जाम्पल 2015 तक अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में आपको पता है कि वुमेन्स को जो है वोटिंग राइट नहीं था। वुमेन सफ्रेज भी हमने बात की थी, वुमेन सफ्रेज याद है आपको, मूवमेंट जो कि महिलाओं के लिए वोटिंग राइट के लिए था, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है ना। तो यहां पर क्या है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनको जो वोटिंग राइट है वह नहीं था। साथ में अगर हम अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड जर्मनी जैसे कुछ देशों की बात करें तो यहां पर स्पेशली वुमेन सफ्रेज जो मूवमेंट है ये चलाया गया था ताकि महिलाओं को भी राइट दिए जा सके। और ये जो बात है वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे सामने आती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जो मेल्स है वह लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उसके बाद जब फीमेल्स बचती है उनसे कहा जाता है कि ठीक है अब आप वोट दे आओ, इनके रिप्रेजेंटेटिव होकर, इनके प्रतिनिधि कर, एक पुरुष के प्रतिनिधि बनकर आप जाकर वोटिंग कराओ। तब जाके समझ में आया महिलाएं भी तो ये काम कर लेती, फिर हमने अब तक क्यों नहीं दिया था। तो यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो देश है वह दिए गए। आपको पता होगा कि इंडिया में शुरुआत से ही ये व्यवस्था है। 1951 में जो हमारा पहला आम चुनाव घोषित हुआ था, उसके बाद से ही हमारे यहाँ जो पुरुष और महिलाओं को समानता जो है वह दी गई है ना। तो यहाँ पर ये जेंडर एंड पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम आ गए घर से लेके हम आ गए यहाँ पर पॉलिटिक्स तक। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली 2 बातें बताता है कि सोसाइटी कैसी है और हमारा जो पॉलिटिक्स है वह कैसा हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स कैसा हो रहा है। तो अब यहां पर देखो बच्चों कि पहले जो है वह कुछ अधिकार केवल और केवल पुरुष के थे, कुछ राइट्स जो है वह केवल और केवल पुरुष के थे, जैसे कि हम वोटिंग राइट की बात करें। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का राइट, लड़की है पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा चौका करना है। इस तरह की बातें सुनते हो नहीं सुनते हो? अच्छा, आज की काफी सारी ऐसी बातें आपको लग रहा होगा आप घर में ही सुन रहे हैं, आपने ये बातें सुनी हुई हैं, मैम पढ़ा नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ कुछ बातों में, क्योंकि यही है हमारी सोसाइटी, है ना। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि लड़की हो पढ़ के क्या करोगी, चूल्हा चौका करना है, ऐसी शायद ही कोई लड़की हो जिसने ये बात ना सुनी हो। शायद ही, अगर बहुत आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते, बहुत ही भाई अल्ट्रा रिच एंड बाकी सारे एजुकेटेड फैमिली, हो सकता है तब भी आप सोसाइटी में आपने एक आध बार तो इस बात को जरूर सुना होगा। अदरवाइज अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, मैंने भी इस बात को सुना है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करोगे। लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं बराबर। तो यहां पर क्या है कि बच्चों एजुकेशन, वोटिंग, ठीक है, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, पब्लिकली जो पार्टिसिपेशन है, तुम जाके क्या करोगी, मैं जाता हूं, इस तरह की बात है। तो ये क्या है कि एक सोसाइटी में जो भागीदारी है वह पुरुष की होगी। एक और सोसाइटी के चूंकि फैसले पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है, और सोसाइटी पर प्रभुत्व किसका है, पुरुषों का है। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जिसे हम कहते हैं पितृ प्रधान समाज। ठीक है, इतना हो गया आपका, यहीं पर लिख देती हूं ताकि सारी चीजों को आप इजीली कोरिलेट कर पाओ। अब हम आते हैं एक अगले मुद्दे पर बच्चों, ठीक है, जो कि क्या है आपका पितृ प्रधान समाज है। चलिए, अच्छा कुछ बातें इसमें और बतानी है मुझे आपको, पहले मैं वो बताती हूं। सो पहले हम थोड़ी सी फीमेल्स की बात कर लें। अब भाई कुछ महिलाएं सोच लगी कि नहीं, हमें भी जो है वह सेम राइट्स मिलने चाहिए,
ठीक है, सेम राइट्स मिलने चाहिए। अभी तक ये जो अधिकार इनके पास है वही सेम अधिकार हमारे पास भी हो। तो यहां पर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता, सशक्तिकरण, एम्पावरिंग, 21वीं सदी की महिला हूं, है ना, ये वाली बातें। तो ये क्या हो गई, ये आपकी एम्पावरिंग हो गई। तो बच्चों एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग, जब इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चों ये जब मांगना शुरू हुआ, सो मोस्टली इस तरह के आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे। नारीवादी होना, है ना, कि अगर घर में एक आदमी जो है वह किचन में अगर 2 डिश बननी तो एक पुरुष बनाए एक महिला, इस तरह की टाइप की समानता। तो यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ग था महिलाओं का भी जिन्होंने आपस में संगठन बनाया। हालांकि बहुत मजबूत नहीं बन पाते इस तरह के संघ, क्योंकि हमारे सोसाइटी के डीप रूट में वो चीजें ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की, आगे देखो कि फीमेल्स की जब हम बात करेंगे, मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑल्सो। तो यहाँ पर पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ में जब इक्वालिटी जो है वह मांगी गई, तो इस वर्ड को क्या कहा गया, इस वर्ड को कहा गया फेमिनाइन। ठीक है, इस वर्ड को फेमिनिस्ट कहा गया। इस वर्ड को फेमिनिस्ट कहा गया। नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, ठीक है, नारीवादी आंदोलन ने अपने लिए समान शिक्षा, समान अवसर, समान सामाजिक और राजनीतिक समानता जो है इसकी बात करता है। और इस मूवमेंट ने क्या पाया, इस मूवमेंट ने पाया कि चूंकि अगर पुरुषों के द्वारा अभी तक नीतियां बनाई जाती रही। अच्छा, एक और मुद्दा सुनो, बहुत सारे मुद्दे हैं ना चूंकि, तो इस वजह से चीजें कनेक्ट हो रही हैं। उसमें यह कहा जाता है कि आखिर इतिहास में हमें महिलाओं की बहुत ज्यादा जानकारी क्यों नहीं मिलती, क्या जो हमारे क्योंकि लिखने वाले पुरुष थे। एक सीधी सी बात, लिखने वाले पुरुष थे, वो महिलाओं के बारे में क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर फेमिनिस्ट जो नारीवादी आंदोलन है, इसने ये पाया कि चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वह हम ही उठाएंगे, एक पुरुष कैसे हमारी प्रॉब्लम्स जो है वह उठाएगा ज्यादातर, इसलिए हमें ही सत्ता में आना होगा, सत्ता पर कंट्रोल करना होगा और राजनीति में आना होगा। जैसे आप देखो कि आम लोग तो दूर रहते हैं राजनीति से, ऐसे में महिलाएं जो कि भाई शुरुआत से सिखाए कि आपको सॉफ्ट स्पोकन होना है, कई चीजों से बचना है, विवादों से बचना है। अपनी एक जो छवि है वह आदर्श, एक आइडियल, और भारतीय नारी की छवि तो विश्व स्तर पर बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी, बहुत भारतीय नारी हो रही हो। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजीज है वह इस समानता से खुद को दूर करती हैं। तो यहाँ पर ये फीमेल्स की हमने यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। तो हमने देखा कि फेमिनिस्ट या नारीवादी आंदोलन ने क्या पाया कि आखिर राजनीति में जो हमारी कमी है, राजनीति में हमारी जो भागीदारी है वह काफी कम है, और यही एक कारण है कि हम पीछे हैं। ठीक है, अब चलो एक और मैं पॉइंट आपको बताती हूं। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में हमने क्या समझा, द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एट अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो देखो, जैसे कि रिसेंटली आप देखिए कि महिलाओं की जो, अगर हम गर्ल्स की बात करें, लड़कियों की जो आयु है शादी की फॉर मैरिज 18 ईयर एंड फॉर बॉयज 21 ईयर्स। ठीक है, लेकिन आपने जया जेटली कमीशन सुना होगा। तो जो जया जेटली कमीशन है ये क्या कहता है, इस आयोग के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी ऐसा बायोलॉजिकली जो है साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता कि जो लड़की है वह छोटी हो, लड़का जो है वह बड़ा हो, और इसी वजह से इन दोनों की जो आयु है वह इक्वल कर देना चाहिए। 21 और 18 और जो 21 का रेशियो है ये जो है वह गर्ल्स को 3 साल कम देता है अपने एम्पावरिंग के लिए, क्योंकि यही एक मौका होता है जब वो एम्पावर्ड खुद को करने वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यही एक मौका है, तो 3 साल उनको जीवन के कम क्यों देना। तो यहाँ पर इसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, लेकिन रीजन क्या है बच्चों, हमारे सोशल एक्सपेक्टेशंस कि तुम लड़की हो। अब हम कह देते हैं कि ठीक है हम होम मेकर्स है, ठीक है, आप देख बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है इसमें, लेकिन नाम बदल देने से काम तो नहीं बदल जाता। हो तो आप हाउसवाइफ से अब होम मेकर हो गया, लेकिन होम मेकर होने से क्या नेम चेंज करने से उसका जो एक तरीका था, क्या काम करने की, या सारी चीजें थी, जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो चेंज नहीं हुई ना, वो तो वही की वही रही। तो यहाँ पर ये सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है ये ज्यादा प्रभावित करते हैं बचपन से। जो हमारी स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है,
हमने लास्ट जाना था कि ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं जो कि पक्की हो गई है, अनरीजनेबल अनफेयर ओपिनियन थे आपके अनफेयर जो ओपिनियंस थे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ाती, एक अनफेयर ओपिनियन था। तो भावना कांत कौन है? तो यहाँ पर क्या है बच्चों की अनफेयर ऐसे ओपिनियंस जो कि आपके समय के साथ साथ पक्के होते गए, सोसाइटी में वही चीजें चलने लगी और इसके बाद से इन्हें स्टीरियोटाइप्स जो है वह कहा गया, स्टीरियोटाइपिंग कहा गया, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहा गया। ठीक है, तो यहां से ये धारणाएं जो है वह ज्यादा बताती हैं कि जेंडर जो है वह जेंडर का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, मेल एंड फीमेल का क्या पार्टिसिपेशन है, ये चीजें ज्यादा बताती हैं। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको बताती हूँ, देखो एक ये करंट अफेयर का है और जरूरत है आपको इसको करंट के साथ टच करने की, सो दैट्स व्हाई हम इसकी बात करेंगे। आपने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 18 या 19 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने आई थिंक 2018 या 19 में पूछा था, देख लीजिएगा, पीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी पीटी में ये जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू लिख देती हूँ, समझ जाना ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैं पीवाईक्यू लिख रही हूँ। तो बच्चों जो ये जेंडर गैप इंडेक्स है ना, ये बताता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कमेंट करके बताओ। यही पूछा था यूपीएससी ने, किस संस्था के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, कमेंट। सो देखो बच्चों, ये बताता है जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये बच्चों जो ये गैप है ना फीमेल्स एंड मेल्स के बीच में, और ये जो गैप है वह 4 बातों पर, 4 इंडिकेटर्स हैं इसके। ठीक है, इसके क्या है, 4 इंडिकेटर्स हैं। ये जो इनके बीच में गैप है 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट जो है वह कहता है कि इनके बीच में हेल्थ का जो गैप है, इनके बीच में एजुकेशन का जो गैप है, ठीक है, इनके बीच में इकोनॉमी का जो गैप है, एंड इनके बीच में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स का जो है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसका क्या गैप है। तो ये जो 4 बातें हैं, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए एक ट्रैकर है बेसिकली। तो ये जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, एक ट्रैकर है। आप देखेंगे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उनमें ये परसेंटेज काफी हाई है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है। और अगर हम ये गैप की बात करें, ये गैप कम है। इंडिया एंड बाकी सारे देशों की जब हम बात करेंगे जो आपको ज्यादा पिछड़े लगते हैं, वहां पर ये जो गैप है वह ज्यादा है। इकोनॉमी के लिए मैं आपको एक जो फैक्ट है वह बताती हूँ, अगर कभी यूज करना हो मेंस आंसर राइटिंग में तो कर लीजिएगा, कि हमारे इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें कि अगर उसे आपको 2 डिजिट में लाना है, जो 8 और 9 है, अगर आप चाहते हैं 10, 12 हो जाए, तो आप पुरुषों को मौके देने की बजाय महिलाओं को मौके दीजिए अपने अवसर में। अब तो देखो स्थिति काफी अच्छी हो गई है। आगे हम बात करेंगे कि जो हाईली पेड जॉब्स है उसमें वुमेन्स को कम रखा जाता है बिकॉज ऑफ मैटरनिटी, बिकॉज ऑफ उनकी वो बीच में छोड़ सकती है, बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फैमिली प्रायोरिटी होगी, और उसके बाद उनको अपनी जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उसकी केयर करना होगा। ठीक है, तो यहां पर उसको देखा जाता है एकदम हे दृष्टि से कि भाई ये तो जो है वह काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो है वह काम नहीं कर सकती, क्यों, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ चाइल्ड, ये 2 कारण, तो इसलिए उन्हें हाईली पेड जॉब में नहीं रखा जाता। एजुकेशन की हम बात करेंगे कि अगर आपके पास जो है वह मान लीजिए 1 लाख रुपए ही है, आप सोचते हैं कि आपको अपने किस बच्चे पर ये पैसा खर्च करना चाहिए, तो आप बॉयज पर, सन्स पर, अपने बच्चे, आपका जो बेटा है आप उस पर खर्च करना ज्यादा पसंद करोगे वो पैसा। ठीक है, बजाय की लड़की पर। सबकी ऐसी सोच नहीं होती। हेल्थ की जब हम बात करेंगे बच्चों, सेम हेल्थ पर है। ठीक है, तो इनके बीच में जो है वह क्या डिफरेंस है। अब जैसे आप बहुत सारे ऐसी जो एड है वह देख लेंगे कि अगर एक दूध का ग्लास है या फिर 1 एग है या फिर 2 एग है, तो वो बेटे को दिए जा रहे हैं। ठीक है, कि तुम खाओ, तुम्हें ज्यादा स्ट्रांगनेस की जरूरत है, मतलब खाने की भी जरूरत नहीं है लड़कियों को। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह की जो चीजें हैं वह आप एड में अपने चारों तरफ देखते हैं। बस यही है एक गैप जो कि पुरुष और महिला के बीच में आपके दिमाग में भी बना हुआ है। ठीक है, आप अपनी जो भी लड़के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सोचिएगा कि आपने कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि आपने केवल अपनी सिस्टर को इसलिए अयोग्य सोच लिया क्योंकि वो फीमेल है, क्योंकि वह लड़की है। आपने सोच लिया होगा कि वो ये काम नहीं कर सकती, वो शायद आपसे अच्छे से कर सकती है, उसे मौका दो, है ना, उसे मौका दो। तो चलो यहाँ पर हम देखेंगे, आई होप कि जितने लड़के इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, तो आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपकी वाइफ्स है, या फिर वाइफ्स नहीं, वाइफ कहना ज्यादा शायद सही होगा, है ना, आपकी जो सिस्टर्स है, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी जगह भी उनको पार्टिसिपेशन का आपको मौका देना चाहिए एंड आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। चलो, तो ये तो हो गया जेंडर गैप। अच्छा, मैं आपसे बताती हूं कि बच्चों अगर हम 2022 की बात करें
तो 2022 का जो ये जेंडर गैप इंडेक्स था ना, इसमें टोटल ऑफ 146 जो कंट्रीज है उसमें इंडिया की रैंक वो 135। देखो ना, ये है इंडिया की रैंक 146 में नीचे से टॉप कर रहा है भाई। रैंक जो है इंडिया की 135 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो गैप है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो गैप है वह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो देखो ये द हिंदू की एक कटिंग है, इसको देख लेना कि अगर हम रैंक की बात करें 135 है इंडिया की। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन 143, ठीक है, एजुकेशन में 107, हेल्थ सर्वाइवल में तो भैया 146 ही है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48 है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये ऐसी रैंकिंग है जो कि बताएगी कि इन 4 आधारों पर महिला और पुरुष के बीच में कितना अंतर है। चलो मैं एक आंसर और बता देती हूं, ये जो आपको फिल करना है इसमें क्या लिखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, एंड गर्ल्स भी कोशिश करें कि अपनी जो एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी देना सीखें बच्चों। आप जब हम गलत काम के लिए लड़ सकते हैं, गलत चीजों के लिए लड़ सकते हैं, तो एजुकेशन के लिए क्यों नहीं, एजुकेशन के लिए भी लड़ाई करूं, पढ़ना है मुझे। चलो तो यहां पर बच्चों पब्लिक और प्राइवेट जो डिवीजन था ये हमने देख लिया। ठीक है, और अब हम आते हैं एक नेक्स्ट पर जो कि है पितृसत्तात्मक समाज, जो कि है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमारे यहां आप देखो एक ऐड है जिसमें देखा था कि हमने आपको गाड़ी चलाने का अधिकार दिया, तो उसमें लेडी बोलती है कि आप होते कौन है ये अधिकार देने वाले, सबसे पहली बात। तो यहां पर क्या जो ये अधिकार है, जैसे सऊदी अरब में ये कहा गया था कि भाई हम उनकी चिंता नहीं है जो ड्राइव कर रही है, हमें उनकी चिंता जो उनकी गाड़ी के आगे आएगा। हो सकता है आप इस बात को पापा की पर या फिर हंसने वाले उसमें ले ले, ठीक है, मुझे भी हंसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि आप मतलब समाज में जो मानसिकता है वह ऐसी ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर हम पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसने अपने अकॉर्डिंगली ही जो सारे नियम है, सोसाइटी में जो रूल्स है, जो एम्पावर है, वह पुरुषों के पास है, वह महिलाओं के पास नहीं है ना। पुरुष जो है यहाँ पर राजा बेटा का काम करेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की अगर हम स्थिति की बात करें तो काफी कुछ सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद भी वह अभी भी काफी पीछे है। फॉर एग्जाम्पल हम लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि 7+1 ईयर है ना, मतलब 7 ईयर, नॉट 7+1, कि 7 साल से अधिक का जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति ही कहा गया। जनगणना 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो उसमें यह कहा गया कि 7 साल से अधिक जिसे पढ़ना और लिखना दोनों आता है उसे लिटरेट कहा जाएगा, साक्षर कहा जाएगा। और हम यहाँ पर अगर पुरुष और महिलाओं की बात कर ले तो देखो वुमेन्स का जो परसेंटेज है वह 54 है और महिलाओं का पुरुष का जो परसेंटेज है वह 76 है। 76%, ठीक है। तो ये परसेंटेज क्या बता रहा है आपको, लिटरेसी रेट, ये क्या बता रहा है आपको कि काफी गैप है पढ़ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें, जब बचाओगे तभी तो पढ़ाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये सारे जो जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, फिर बालिकाओं के लिए स्पेशली इस तरह की स्कूल्स बना देना। तो मान लीजिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे स्पेशली इसमें कि जो अगर हम चाइल्ड एजुकेशन में देखें कि जो गर्ल्स है उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी प्राइमरी, उनकी हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या कर रही है, पहली बात। सेकंड हो गया कि अगर बच्चों हम इंडियन वुमेन की बात करें, इंडियन वुमेन वर्क एन आवर मोर देन एवरेज मैन एवरी डे, येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड। Equal Remuneration Act 1976 provide that equal wage should be paid to the equal work। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 39D। ये आर्टिकल क्या कहता है, समान वेतन के लिए समान कार्य, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मैन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ये बताओ कि आर्टिकल 39D जो है वह मूल रूप से हमारे संविधान में शामिल था, किसी अमेंडमेंट में शामिल किया, क्या था इसका कारण। तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें कि एक पुरुष की ड्यूटी अगर 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होती है, उसके बाद वो फ्री है, सुबह से भी फ्री था और शाम को भी वो फ्री है। चाय नाश्ता का भी काम एक महिला का है, उसके बाद डिनर का काम भी उसी का है, ठीक है। बर्तन झाड़ू मारना वो उसके दिन की ड्यूटीज है। तो यहाँ पर बच्चों, और अगर वह काम कर भी रही है तो उसको इक्वल जो पे है वह नहीं दिया जा रहा, ठीक है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये सारी चीजें सच है, हर एक आपने फील की होगी। ये पढ़ाने वाला विषय है ही नहीं, ये सोचने वाला विषय है, जो आप महसूस कर रहे हैं, ये वो विषय है। तो यहाँ पर मैं भी इस चीज को एक महिला होने के नाते, एक गर्ल होने के नाते, एक वुमेन होने के नाते फील कर पा रही हूँ। दैट्स व्हाई मुझे इस मुद्दे को आपको पढ़ाते हुए थोड़ा सा
मैं सीरियस कम हो पा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों इक्वल अगर हम रेमरेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो एक एक्ट बनता है 1976 में, और इसमें ये कहा जाता है कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन है वह दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुरुषों के लिए आप सेम काम के लिए भले वो अयोग्य हो। अच्छा, मैंने किरण बेदी जी की एक बुक पढ़ी थी, मुद्दे और दृष्टिकोण, आप सभी को भी पढ़ना चाहिए। उस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस बुक में लिखा था कि एक महिला ही, अगर मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ चीजें बता रही हूँ, वरना आप सोचे कि मैं किस तरह की बातें कर रही है। फेमिनिस्ट नारीवादी नहीं हो रही हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, जो लिखा है बस वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों किरण बेदी जी की बुक है मुद्दे और दृष्टिकोण, उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, कि एक महिला जो है वह खुद आगे आने में डरती है, और इसके अलावा चलो खैर छोड़ देते हैं, और बातें बीच में याद आएगी तो मैं बताऊंगी आपको। तो हाँ, उन्होंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि जिस वक्त उन्हें दिल्ली का जो पुलिस कमिश्नर है वह बनाया जाना था, तो उनकी अपेक्षा में एक हो सकता है उनसे जो अयोग्य रहे हों, ऐसा उस बुक में भी लिखा है, बाकी जगह भी आप देखेंगे उनके इंटरव्यूज में। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, आपको पता है फर्स्ट आईपीएस लेडी, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि केवल जेंडर बायस्ड होकर दिल्ली में एक लेडी को जो है पुलिस कमिश्नर ना बनाना, एक तरह से दिल्ली की सत्ता, मतलब है ना, दिल्ली का अगर पुलिस कमिश्नर है इसका मतलब क्या है कि उसका एक बड़ा ओहदा हो गया, और किसी महिला को वो नहीं देना चाहते थे। सो शायद इस वजह से उन्होंने क्या किया, हट हो गई वो उनकी इस फीलिंग को, और इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दी। ये बात उनकी कई पुस्तक में, कई इंटरव्यूज में लिखी हुई थी। तो यहाँ पर क्या है कि योग्य होने के बाद भी जब आपको अवसर ना दिया जाए, केवल इसलिए, भाई रजिया वाली बात याद कर लो, मिनहाज सिराज ने क्या कहा था कि रजिया जो है वह एक ठीक ठाक शासिका थी, उसमें योग्यता थी, अपने भाइयों में योग्य थी, बट उसकी अयोग्यता क्या थी, उसका महिला होना ही उसकी अयोग्यता थी। तो इस तरह की सोसाइटी में हम टेंडेंसी देखते हैं, स्टीरियोटाइप्स देखते हैं, प्रेजुडिस देखते हैं कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी। अगर मान लो एक काउंसलर का काम है, सॉफ्ट स्पोकन का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, इस तरह के एचआर का जॉब है, अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इस तरह के जॉब के लिए आप लड़कियां प्रेफर करेंगे। काउंसलिंग का काम हो या फिर फोन पे आप टेलीकॉलर वाली जो जॉब हो, ये किसके लिए होगी, ये महिलाओं के लिए होगी। उन्हें पता है बस सॉफ्ट स्पोकन का काम करना है, सामने वाले को बताना है कि अच्छा हमारे यहाँ ये होता है एंड ऐसी ऐसी स्कीम्स है एंड बाकी सारी बातें। इस तरह की चीजों में पुरुषों को नहीं, महिलाओं को रखा जा रहा है। क्योंकि उनका सोचना है वो शायद दबंग नहीं हो सकती, वो उतनी बोल्ड नहीं हो सकती, उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें, चलो तो इक्वल रेम्यूनरेशन की बात हो गई। देखो ये एक बहुत बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे ऐसे आपने देखा 14-15 में कंटिन्यूअसली यहाँ से क्वेश्चन आए, 19, 20, 21 इसमें भी देखेंगे आपकी कई तरह के जो इस तरह के चैलेंजेस है महिलाओं के लिए वह आया। इस बार का जो क्वेश्चन था वह था गिग इकोनॉमी को लेकर कि गिग इकोनॉमी से जो है वह वुमेन एम्पावरमेंट कितना हुआ। तो ओवरऑल ये जो मुद्दा है ना, उसमें सारी चीजें आ जाती, क्योंकि हम आधी आबादी की बात कर रहे होते हैं बच्चों, और ऐसे में इस आधी आबादी में जब महिलाएं अगर प्रभावित है तो उनके हर एक क्षेत्र से उसको जोड़ लो, एजुकेशन से, एम्पावरिंग से, पॉलिटिकल से, सोसाइटी से, कल्चर से, करंट अफेयर में कौन सी स्कीम्स आई हैं, हमारे संविधान में कहां कहां प्रावधान उनके लिए किया है। जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर बायस्ड होना प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध लगा रहा है इस क्या इस आधार पर जेंडर, रिलीजन, धर्म, कास्ट, इस सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 39D क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है कि महिला और पुरुष में आपको समान मात्रा में जो है, अगर समान कार्य कर रहे हैं समान पैसा दो। अब आती है एक बात नेक्स्ट आपकी है सेक्स रेशियो की। तो देखो बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करें तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कराया जाता है, और इवन जब 1974 के बाद हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक आई, अच्छा तकनीक से भी हानि होती है। देखो अल्ट्रासाउंड की जब तकनीक आई तो सेक्स रेशियो जो है वह यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी सिटीज में कम होने लगा, क्योंकि चाइल्ड जो है सेलेक्टिव रूप से, पहले ऐसा कोई नहीं सोच सकता, हो सकता है 4 लड़कियों के बाद भी इंतजार किया जा रहा हो, 3 लड़कियों के बाद भी इंतजार किया जा रहा हो कि अब चौथा जो है बेटा होगा तभी फैमिली कंप्लीट होगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि सोसाइटी में टेंडेंसी चेंज हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे अपनी सोसाइटी में जिनके पास एक ही बेटी है या फिर केवल बेटियां है ना। तो अब जो है वह सोसाइटी की टेंडेंसी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फॉर एग्जांपल हम राजस्थान, हरियाणा इन सब की बात करें, हरियाणा ने काफी सेक्स रेशियो में जो है सुधार कर लिया। गवर्नमेंट के बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो है वह चलाई गई। अर्बन एरिया हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर वुमेन्स जो है वह अनसेफ है बहुत सारे इसमें। तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं, इसके कुछ पॉइंट्स जो है वह लिखवा देती हूँ, नोट कर लो कि अगर हम पितृ प्रधान समाज की बात करेंगे जहां पुरुष प्रधान है, दादा, पापा, भैया है ना, पति, तो यहाँ पर बच्चों पितृ प्रधान समाज हो गया आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी।
लिटरेसी रेट का हमने परसेंटेज देखा, लिटरेसी रेट, और यहां पर हमने देखा कि फीमेल्स में ये जो रेट है वह 54 एंड मेल्स में जो ये रेट है वह आई थिंक 76 है। ठीक है, और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है, वह लड़कियों के लिए कम है, लड़कों के लिए ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो ये लिटरेसी रेट का हो गया। इसके अलावा सेकंड है कि अगर हाईली पेड या वैल्यूड अगर जॉब है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब महत्वपूर्ण पदों पर लड़कियां नहीं दिखेगी। हालांकि अब ये चीजें चेंज हो गई। अब आपने देखा होगा कि चाहे आरबीआई की बात कर ले, हम मिलिट्री की बात कर ले, हर एक जगह पर, है ना, हर एक जगह पर जो वुमेन्स है वह पहुंच चुकी हैं। तो अगर हम हाईली पेड या फिर हम वैल्यूड जॉब की बात करें तो यहां पर जो प्रपोर्शन है, जो अनुपात है महिलाओं का बच्चों, वह बहुत कम है। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन बहुत कम, स्मॉल है। ठीक है, तीसरा है इसमें कि अगर हम पेरेंट्स की तरह सोचें, ठीक है, तो हम यहां पर क्या हो रहे हैं, सन बायस हो रहे हैं। ठीक है, और सन बायस यानी पुत्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। अच्छा, बेटा हुआ है, अच्छी बात है। तो यहां पर पुत्र पूर्वाग्रह, जैसे आप देखो कि जो आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं कि आपको बेटी के जन्म होने पर जो स्पेशली कुछ एडिकेट, कुछ उनकी जो चीजें हैं वह हो गई कि मिठाई बांटना या फिर ढोल बजवाना, है ना, कि अब जो है वह बेटी हुई है तब भी इस तरह के जो फंक्शन है वह होंगे, है ना। तो इस तरह की बातें बच्चों। सो पेरेंट्स जो है सन बायस में जो है अब कमी आ रही है धीरे धीरे। अब क्योंकि अब देखो, अगर सन बायस है तो ये क्या करेगा, गर्ल चाइल्ड का अबॉर्शन, जो गर्ल्स चाइल्ड है, अगर देख लिया कि गर्ल है तो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्शन करेगा। ठीक है, और यहां पर सेक्स रेशियो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही हाईली पेड जॉब एंड वैल्यूएबल जॉब में हमने बात की थी कि देखो इस तरह की चीजों को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वह कुछ कानून लेकर आए, गवर्नमेंट जो है वह कुछ लॉज लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, समान कार्य के लिए समान वेतन, द इक्वल रेम्युनरेशन। द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 एंड आर्टिकल 39D हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे देखो बच्चों। अब देखो 2011 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो जन्म के समय जो बेबी बॉय था एंड बेबी गर्ल था, ठीक है, बेबी बॉय एंड बेबी जो गर्ल था बच्चों, उसमें 100 एंड 111 का अंतर था। आप खुद सोच लो कि इसमें ये होंगी आपकी बच्चियां, ठीक है, और ये होंगे आपके बेटे, मेल। तो यहां पर ये जो है वह चाइल्ड बर्थ था। ठीक है, जन्म के समय का लिंग अनुपात इतना था कि 11 जो बच्चे हैं वह ज्यादा थे, और ऐसा जो है वह बायोलॉजिकली नहीं था, ऐसा सेक्स सेलेक्टिव होने के कारण था, ऐसा लिंग अनुपात, ऐसा सन बायस होने के कारण था, पुत्र पूर्वाग्रह कि आपको बेटा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वह एक पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पितृ प्रधान समाज, जहां पर पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, उस चीज को लेकर है। अब आगे देखो। अच्छा, तो अब जो ये सन बायस होना, अब इसमें गिरावट हो रही है। ठीक है, 1971 में ये प्रॉब्लम तक बढ़ गई जब अल्ट्रासाउंड आ गया। अगर आपसे यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि महिलाओं को नुकसान हुआ है, तो यहां पर तो ये इस तरह की तकनीक है जो लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। तो यहां पर अल्ट्रासाउंड जो टेक्नोलॉजी है, क्यों, क्योंकि इसके बाद सेक्स सेलेक्टिव होकर जो है अबॉर्ट किया जा सकता था। अब आपको याद होगा 1994 में आया बच्चों पीसीपीएनडीटी एक्ट। अब जैसे हर एक चीज को गवर्नमेंट, हालांकि ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, इसमें इतनी ज्यादा कमियां थी। पीसीपीएनडीटी एक्ट लिंग चयन व जांच पर इस पे कारावास व जो फाइन है वह दिया गया कि अगर आप सेक्स का जो सिलेक्शन है वह करते हैं, ठीक है, सेक्स सिलेक्टिव अगर आप होते हैं, और जो बच्चियां हैं, जो गर्ल है, अगर बेबी गर्ल थी, ठीक है, भ्रूण था, तो आपने यहाँ पर जो बच्चा है वह अबॉर्ट कर दिया,
तो इसके लिए आपको फाइन भी होगा, आपको जो जेल है वह भी होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कम है। और इसके पीछे कारण है कि सोसाइटी में देखो कई चीजें ऐसी होती है ना कि सरकार ने तो नियम बना दिया लेकिन आप उससे सहमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दहेज की बात कर ले, डाउरी एक्ट की बात कर ले, तो डाउरी प्रोहिबिटेड एक्ट तो है, लेकिन क्या समाज में ये चीजें रुक गई हैं? अब गिफ्ट के नाम से चल रही है। अब आप जला नहीं सकते किसी को, है ना, अब आप घर से नहीं निकल रहे, डिवोर्स नहीं दे पा रहे, दूसरी शादियां नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी चीजें रोक लगी। हालांकि ये बार बार कहा गया कि ये जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन जो एक्ट था 1961 के आसपास जो है कुछ चीजें लाई गई इसके बारे में, तो वहां पे ये कहा गया कि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि अगर हमने इसका मिसयूज हो रहा है वो हम देख लेंगे, लेकिन हम इस चीज को हटा नहीं सकते, क्योंकि इस एक्ट की वजह से 1980 1990s की अगर आप मूवी देखेंगे तो ज्यादातर मूवियां दहेज के ऊपर बनी हुई है। ज्यादातर मूवियां, ज्यादातर जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सभी दहेज के ऊपर है ज्यादातर। ऐसा क्यों है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हो गई महिलाओं की बात, ठीक है, सार्वजनिक निजी जीवन की भी हमने बात कर ली। अब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, लेकिन बच्चों पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के पहले हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है कि औसत महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम कर रही हैं, एवरेज वुमेन वर्क मोर कंपेयर टू मैन। ठीक है, वर्क डन बाय मैन इज मोर विजिबल ड्यू मोस्ट देयर वर्क लीड ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम। पुरुषों के द्वारा किया गया जो कार्य है वह दिखाई दे रहा है, अगर वह बाहर से 100 रुपए भी कमा के आ रहा है तो वह दिखाई दे रहा है, महिलाओं का जो काम है वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुरुष के काम से चूंकि इनकम जो है वह आ रही है इसलिए वो दिखाई दे रहा है ना। तो ये दोनों ही बातें जो है करेक्ट क्या है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां से क्वेश्चन पीसीपीएनडीटी एक्ट की हम बात करें या फिर और भी सारे जो एक्ट आए 39D की बात करें तो यहां सबसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। According to the 2011 census, which of the following state have child sex ratio above 950? प्रति हजार अगर हम पुरुषों की बात करें तो उसमें महिलाओं का जो अनुपात है, ठीक है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें कितना है आपका 950 है। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। सो देखो अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6। चाइल्ड की बात हो रही है तो चाइल्ड मतलब चाइल्ड आप किसको कहेंगे 0 to 6, ठीक है, 0 to 6 ईयर ग्रुप। और यहाँ पर ये चारों ही स्टेट ऐसे हैं जिसमें औसत लिंग अनुपात 950 से ऊपर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन अ लेजिस्लेचर इंडिया। अगला टॉपिक हमारा यही है, लेकिन टॉपिक के पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं, इन इंडिया द इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा नेवर गोज अबव 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। लोकसभा में कभी भी महिलाओं की जो कुल संख्या में 15 से अधिक नहीं रही। 2014 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें 12% थी, 12%। 19 में जो लोकसभा, 19 में कौन से नंबर की लोकसभा थी बताओ कमेंट्स करके। 70 उसमें आई थिंक 15% के आसपास तक पहुंचा था, 15% से अधिक कभी नहीं गया। सो ये आपका सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस जो है वह कहता है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की जो स्थिति है वह 5% से अधिक रही। वुमेन शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज मोर देन 5%। अरे भाई कभी भी नहीं रहा, 5% से कम है, लेस देन 5% है। सेकंड रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट बताना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही आंसर होगा। तो चलो ये तो हमने किया कुछ पार्टिसिपेशन की बात। अब हम चलते हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस। और जानते हैं बात ये कहां से उठ गई, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो ये बात है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, कि आखिर हमारी जो बात है वह कोई सुनता क्यों नहीं है, या हमारे लिए जो अधिकार है वह कोई और क्यों नहीं मांगता, हमारे लिए कुछ चीजें स्पेशली क्यों नहीं हो रही। क्योंकि नारीवादी जो आंदोलन थे, जो फेमिनिस्ट थे, उनके द्वारा एक कंक्लूजन निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि औरतों का चूंकि सत्ता पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का जो निपटारा है वह नहीं होगा, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये बात जो है वह कही जा रही थी। चलो कुछ चीजें लिखते हैं फिर हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम लिख लेते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। एक एक टॉपिक, ये मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है, हर एक टॉपिक पर मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी से जुड़ती है। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत सारी समस्याएं आप जोड़ोगे तो महिलाओं के साथ हर एक समस्या जुड़ जाती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
मेरे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बहुत सारी शायद लड़कियों के पास बहुत सारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, काफी सारे मेरे पास इस तरह के मैसेज आए हुए हैं अब तक इतने सालों में कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी जो पढ़ाई है वह रुक गई, छूट गई। सो यहाँ पर महिलाओं के हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें, बहुत कम आपको स्ट्रांग या फिर सशक्त जो महिलाएं हैं वह मिलेंगी, ठीक है, बहुत कम महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस। सबसे फर्स्ट देखो कि ये बात शुरू कहां से हो गई, तो वही नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, है ना। तो जो ये नारीवादी आंदोलन कर रहे थे, जो कि अपने लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल, इन सब की मांग कर रहे थे, इनके द्वारा एक जो कंक्लूजन है वह निकाला गया, और इस कंक्लूजन से वे इस बात पर पहुंची कि चूंकि सत्ता पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमारे अधिकारों की बात कोई करता नहीं है, दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर, दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर, their problem will not get their problem will not get adequate attention. जब तक उनकी समस्याओं की तरफ जो एक एटिकेट अटेंशन है वह नहीं पहुंचेगा, जब तक कि वो खुद एक सेंट्रल पावर में नहीं आ जाते, और यहां से बात होती है कि उनका पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है इसको इंक्रीज किया जाए। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो देखो लोकसभा 14 एंड 19, लोकसभा का जो 2014 में रेशियो है 12% था, 20 लिख दिया, बहुत गलत लिखा, 12% था, एंड 2019 की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें 15% के आसपास था, कम ही था, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों कि ये तो लोकसभा की बात हो गई, अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव्स की बात करें, अगर हम राज्य की विधायिकाओं की बात करें, तो यहां पर लेस देन 5%, 5% से जो है वह कम है, 5% से भी कम है। तो यहां पर क्या तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को सुलझाने का? अब देखो, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। प्रॉब्लम हमने जान ली और कहां से बात उठी इसको भी हमने जान लिया। तो बच्चों इसका एक जो सॉल्यूशन हो सकता है कि यहां पर जो इनका परसेंटेज कम है, तो इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वह लीगली एक जो प्रपोर्शन है उसको निर्धारित कर दे कि लेजिस्लेटिव्स में, लोकसभा में या हर जगह पर महिलाओं का इतना परसेंट जो है वह फिक्स होगा। और यहाँ पर कुछ जो 1/3 की बात आप सुनते हैं कि 1/3 एटलीस्ट जो सीटें हैं वह होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। इस तरह का जो एक बिल है वह 10 साल से 15 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन वो पारित नहीं हो पा रहा। उसके पीछे भी कारण है कि वहां पर भी पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। उन्होंने ऑलरेडी सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, छत पे से झांक कर कह रहे हैं कि आपके लिए जो है पॉलिटिकल एकदम इक्वलिटी हम देंगे, बट आप आगे नहीं आने दे रहे। तो यहाँ पर क्या है कि वो बिल पास नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि चूंकि इतनी वुमेन्स ही नहीं है ना, जो आगे आए 1/3 है, तो 50% है, बट क्या है कि वो वुमेन्स नहीं मिल पाती जो कि जिनके अंदर राजनीतिक जो कार्य है वह करने की इच्छा हो। सो 1/3 पोस्ट अगर हम कर देंगे तो वो खाली बनी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उनका घर में जो है वह ज्यादा मन लगेगा, बाहर नहीं लगेगा, होम सिकनेस है उन्हें। तो बच्चों सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? तो वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए एक फेयर प्रोपोर्शन को, ठीक है, लीगली बाइंडिंग, कानूनी रूप से एक बाध्यता जो है और एक जो अनुपात है वह तय कर देना। फेयर प्रपोर्शन, एक जो उचित प्रतिनिधित्व है, फेयर प्रपोर्शन, एक उचित जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं के लिए, वुमन, ठीक है, इसको एक तय कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारी जो लोकल पंचायतों की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 जो सीट्स है वह वुमेन के लिए रिजर्व है।
इस तरह के कानून लोकसभा के लिए भी बन जाएं तो यहाँ से पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, एजुकेशन बढ़े लोगों में, जो महिलाएं हैं स्पेशली वह अपनी एजुकेशन, वह अपनी विल पावर को बढ़ाए, वह अपनी सोशल एक्टिविटीज को बढ़ा सकती है, वो अपना जो सोशल अफेयर्स एंड बाकी चीजें सार्वजनिक कार्य पब्लिकली जो अफेयर्स है वह उसको अपने मतलब का समझ सकती है, घर की चार दीवारियों से निकल कर, यही सोल्यूशन है। वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हमने क्या देखा कि 1/3 जो है वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ फॉर एग्जांपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो ये जो सीट है वह वुमेन्स के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व किया हुआ है 1/3 लोकल गवर्नमेंट में सीट्स को, है ना, लेकिन ये जो है वह इसमें नहीं है। हुआ क्लियर? चलो आओ थोड़ा सा पढ़ ले एक बार इसको, तो थोड़ा सा आप सभी के लिए एक दो लाइन्स खींच देती हूँ तो पढ़ना आसान हो जाता है, ऐसा आप सभी के द्वारा सुनने में आया। दिस हैज लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट टू बी कंक्लूड that unless women control power their problem will not get adequate attention। तो एक अगर उनकी प्रॉब्लम्स को अटेंशन तभी मिलेगा जब वो सत्ता में आएंगे, इससे बात तो इसके पहले तो नहीं। The percentage of elected women member in Lok Sabha touched 12% of its total strength of first time in 2014। सबसे ज्यादा था ये 2014 का, सबसे ज्यादा था 2014 अब तक का, ठीक है। फिर 19 वाला जो है वह थोड़ा सा और ज्यादा रहा। स्टेट असेंबलीज की बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेस देन 5% जो है यहाँ पर इनका शेयर है। One way to solve problem is to have fair proportion of women। एक उचित जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, एक उचित जो प्रतिनिधित्व है वो निर्धारित कर दिया जाए। बस 3-4 पॉइंट्स ही आपको अगर आते हैं ना तो भी आप आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं, मेंस का बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो सीट्स है बच्चों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो रिजर्व है वुमेन्स के लिए। इवन जो अध्यक्ष पद की जो सीट्स आती है उसमें भी रिजर्व है कि तीसरी बार अगर होगा तो उसमें महिला ही सीट आएगी। Now there are more than 10 lakh elected women representing rural and urban local body। Gender division is an example that some form of social division need to be expressed in politics। तो यहाँ पर बच्चों जो सामाजिक वर्गीकरण हमने पहले कर दिया था ना, सामाजिक विभाजन जो जेंडर बाइज्ड होकर हमने जो पहले कर दिया था ना, वो दिख रहा है हमें इसमें कि हमने बचपन से लड़के को कार दिया था, बचपन से लड़के को पापा के साथ बाहर भेजा था, लड़की को किचन में मम्मी के साथ काम करने को कहा था। तो ये जो चीज है ना यही हमें दिख रही है आगे जाके, कोई बड़ी बात नहीं। तो जब तक हमारे फैमिली जो वैल्यूज है, जो सोशल वैल्यूज है, जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये सारी चीजें जब तक चेंज नहीं होगी तब तक वुमेन इक्वलिटी की बात करना ज्यादा उचित नहीं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। देखो आपका एक सोशल इशू था बहुत बड़ा, और इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं उसको करंट अफेयर से भी रिलेट करूं। आप एक बहुत अच्छा ऐसे इस पे लिख सकते हैं, प्लीज लिखिएगा। और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी बता दिए। देखो दोनों क्वेश्चन जो है वह यहीं से थे। अब यूपीएससी अगर कंटिन्यूअसली यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 बार क्वेश्चन सीधा पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है वह सोसाइटी से ना जोड़कर वह स्टैटिक्स से जोड़ा गया और वह सेक्स रेशियो से जोड़ा गया। एक जगह ट्राइब पूछा और दूसरी जगह आपसे पूछ लिया कि ऐसे जो प्रॉस्पेरस रीजन्स है, जो कि समृद्ध क्षेत्र है, उसमें सेक्स रेशियो कम होने का गर्ल्स का क्या कारण। ठीक है, आए समझ में? सो यहाँ पर आई होप बच्चों आप सभी इनको लिख पाएंगे। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति जो है वह करके, या फिर महिलाओं का जो समाज में प्रतिनिधित्व है, कुछ भी अगर आता है ना वुमेन से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो आप उसको कल्चर से जोड़िए, सोसाइटी से जोड़िए, करंट अफेयर से जोड़िए, गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़िए, बहुत बढ़िया ऐसे तैयार होगा। लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड बात की तरफ, सेकंड टॉपिक की तरफ। जेंडर हो गया, अब हम चलते हैं रिलीजन की तरफ। रिलीजन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि धर्म क्या है। ठीक है, रिलीजन कि आखिर ये किस तरीके से हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग फिट किए हुए है। रिलीजन की तरफ हम चलते हैं। अब इस तरह की जो मांगे थी ना वुमेन्स की, अब ऐसा नहीं कि महिला यहाँ पर एकदम चक्का जाम करने बैठ जाए, हिंसा पे उतर आए कि नहीं हमें तो समानता हम लेके ही रहेंगे, तो यहाँ पर वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर रिलीजन का मुद्दा हो गया, कम्युनिटी का मुद्दा हो गया, और अगर आपके जो पॉलिटिक्स है, अगर उसमें जो धर्म है वह घुस गया, तो फिर इसकी जो हिंसा है, इसका जो चरम रूप है, जो एक्सट्रीम आप देखते हैं कम्युनलिज्म का, वह क्या हो जाता है, हिंसा, है ना, नरसंहार। तो यहाँ पर ये सारी बातें, इसको हम समझते हैं कि कैसे शुरुआत होती है आपके दिमाग की एक छोटी सी चीज से कि ये अलग धर्म का है, हम इसके साथ खाना पीना नहीं खा सकते। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो बात है वह बढ़ती गई। धीरे धीरे आपने अपने जो डे बाय डे है आपने इस चीज को सीखा,
कि कैसे कोई जो सामने वाला है वह आपकी कम्युनिटी का नहीं है, आपके धर्म का नहीं है। और एक कम्युनिटी का मतलब है एक धर्म के लोग। धीरे धीरे आपकी सोच और डेवलप हुई, आपने कहा कि एक धर्म के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग है, दो धर्म के लोगों के इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते। आगे जाके इसका एक्सट्रीम फॉर्म तब सामने आता है जब आप ये सोचते हो कि एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है वह एक दूसरे के एकदम विरोधी है, धुर विरोधी है, कि अगर इनका भला हुआ तो हमारा बुरा होगा, हमारा भला तभी होगा जब इनका बुरा होगा। तो इस तरह की जो बातें, वो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म है सांप्रदायिकता का। तो सांप्रदायिकता क्या है, एक सोसाइटी में कैसे छलकेगी, दिन प्रतिदिन के जो हमारे व्यवहार है वह हमारे मन में कब बैठ गए हमें नहीं पता चला। ठीक है, लास्ट हमने देखा था कि एक अंसारी जो दंपत्ति है, एक एग्जांपल हमने एनसीईआरटी में देखा था कि उसको रूम नहीं दिया जा रहा है। क्यों? आज भी आप देखेंगे कि आप क्षेत्र को, हो सकता है कि हरियाणा के लोगों को रूम ना दे, आप मुस्लिम कम्युनिटी का है तो उसको रूम ना दे। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है आपके बचपन से मन में बैठाई गई बातें, वह सोसाइटी की टेंडेंसी, ये सारी चीजें जो है वह आपके दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है, चलो तो अभी हम यहां से चलते हैं कि कैसे आखिर जो ये रूप है वह आगे बड़ा हो जाता है। तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, तीन बातों को हम समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और बड़ा मैटर है। ठीक है, The division based on religious differences are often expressed in the field of politics in India. There are followers of different religions. People should be able to express in the politics their needs, interest, and demand as a member of religious community. अभी तक तो जो सोसाइटी में डिवीजन था वो हम देख रहे थे गर्ल्स एंड बॉयज का, वो उतना खतरनाक नहीं था, सोसाइटी के लिए डेफिनेटली खतरनाक है, लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा ज्यादा खतरनाक है कि डिवीजन की जब हम बात करेंगे कि रिलीजियस जो डिफरेंसेस है बच्चों, ये जब एक्सप्रेस हो रहे हैं आपके, ठीक है, आपकी राजनीति में, और जब कोई राजनीति धर्म से जोड़कर करता है, उस एक वर्ग, उस एक वोट बैंक के लिए करता है और एक गलत चीज को भी आगे आने देता है, वही से सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है। इसके अलावा कि कुछ फॉलोअर्स ऐसे मान रहे हैं कि भाई जो डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, वह अपने एक जो कम्युनिटी है अलग अलग धर्म की, वह अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, राजनीति का सहारा ले रही है। एक तरह से राजनीति जो है वह आवश्यकता बन गई इनके इंटरेस्ट के लिए, इनके डिमांड के अकॉर्डिंग। और अगर मान लो कि किसी भी पॉलिटिक्स में जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्य है, ठीक है, अगर वह बहुसंख्यवाद जो है वह फैलता है, उसके पीछे भी रीजन है कम्युनिटी, क्योंकि वह पॉलिटिकली जो है वह डोमिनेंस होना चाहते हैं, राजनीतिक अपना जो प्रभुत्व है निर्धारित करना चाहते हैं। तो अगर धर्म के आधार पर आप ऐसा सोचते हैं, वही आपका कम्युनलिज्म है, वही सांप्रदायिकता है। अब और आप देखिए, ये तो प्रॉब्लम हो गई। सॉल्यूशन कहां पर है? सॉल्यूशन है आपके फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 25 to 28। और इसके अलावा इंडिया जो है वह सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे यहाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव हमने कॉन्सेप्ट को अपनाया हुआ है, जो यूएसए एंड ब्रिटेन ने नहीं अपनाया। यूएसए एंड ब्रिटेन कहता है कि धर्म जो है वह राज्य के बाहर जाएगा और किसी भी तरीके की जो बातें हैं वह राज्य में धर्म को लेकर नहीं होगी। लेकिन इंडिया में सभी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है, सभी की जो है वह एक तरह से समान रूप से आदर जो है वह किया गया। कोई भी ऑफिशियल धर्म हमने घोषित नहीं किया, जैसे कि पाकिस्तान ने इस्लाम कर लिया, श्रीलंका ने बौद्धिस्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया में कोई भी एक जो धर्म है वह ऑफिशियल धर्म नहीं है, जबकि आपको पता है कि 80% जो है वह हिंदू पॉपुलेशन है। उसके बावजूद भी नहीं है, क्योंकि हमें एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनना था, बल्कि हमें एक धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है वह बनना था। क्लियर? तो यहां पर ये सारी बातें, चलो हम कुछ बातों को समझते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, गांधी जी का एक कोट है जहां से क्वेश्चन आता है। Gandhiji used to say that religion can never be separate from politics. ये आपका ये भी बच्चों ऐसे का एक हो गया। क्या धर्म को राजनीति से अलग किया जाता है? नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी के द्वारा जो बताए गए 7 महापाप थे, ठीक है, जैसे कि बिना मेहनत के पैसा एंड बिना बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो एक और महापाप बताया गया, तो वो क्या था कि धर्म के बिना राजनीति। और गांधी जी के अकॉर्डिंगली जो धर्म की परिभाषा थी वह हिंदू, मुस्लिम या कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं था, बल्कि उनका मतलब था ऐसी मोरल वैल्यूज जो कि सही हो। तो गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया कि ऐसी राजनीति जो कि अलग हो
धर्म से वह महापाप है, वह सही नहीं है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर गांधी जी का जो रिलीजन का मतलब था, रिलीजन का जो मतलब था वह क्या था बच्चों? मोरल वैल्यूज, जो कि सब धर्मों में समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मोरल वैल्यूज ऐसे नैतिक मूल्य, ठीक है, ऐसे नैतिक मूल्य जो कि एक तरह से सार्वभौम हो और इन्हीं नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए आपकी जो पॉलिटिक्स है। तो इन्हीं मोरल वैल्यूज पर जो पॉलिटिक्स है वह होनी चाहिए, रिलीजन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि जो रिलीजन है वह जुड़ा होना चाहिए आपका पॉलिटिक्स से, मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स। पॉलिटिक्स जो है मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स, वैल्यूज से जुड़ा हो, मोरल वैल्यूज से जुड़ा हो, नैतिकता के साथ जुड़ा हो, ऐसी जो राजनीति है वह होना चाहिए। क्लियर? ये कुछ बातें हो गई धर्म और राजनीति को लेकर, आपके लिए एक बहुत बड़ा, ये भी ऐसे के लिए, सोशल अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो बच्चों, आगे देखो एक सेकंड बात हम समझते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ कि कुछ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा एक जो डिमांड है वह की गई और इनके द्वारा यह कहा गया कि जितने भी ये हिंसा वाली चीजें होती है, समाज में हिंसा होती है ना, जो भी सांप्रदायिक हिंसा है, कम्युनल राइट्स जिसको हम कहते हैं, जो भी कम्युनल राइट्स है ना, इसमें ज्यादातर जो विक्टिम है वो अल्पसंख्यक है धर्म के मामले में। इसमें ज्यादातर जो लोग मारे जा रहे हैं इस तरह के सांप्रदायिकता में, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। वह कौन है? वह रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, धार्मिक रूप से वह अल्पसंख्यक हैं, वही मारे जा रहे हैं। तो यहां पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है और यहां पर डिमांड की जाती है, इन ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा डिमांड की जाती है कि गवर्नमेंट जो है वह प्रोटेक्ट करने के लिए काम करे। गवर्नमेंट जो है वह इस तरह के एक्ट लेके आए, इस तरह की पॉलिसीज लेके आए, इस तरह की जो लॉ मेकिंग है वह करे कि ये जो रीजनल माइनॉरिटीज है इनको संरक्षण दिया जा सके, इनको जो है वह प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात जो है वह ये हो गई। अब देखो तीसरी बात एक और समझो, जो कि है आपका कि जैसे कि हमने वुमेन मूवमेंट्स की बात की, ठीक है, पिंक से लिख रही हूं, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। लड़कियों का कलर है ना, लड़के नहीं पहनते, बस यही आपका एक पूर्वाग्रह जो है, भाई एक पूर्वाग्रह था कि लड़कियां ही जो है इस तरह के सॉफ्ट कपड़े पहनती है, सॉफ्ट कलर पहनती है, लड़के नहीं पहन सकते। तो यहाँ पर जो वुमेन मूवमेंट है बच्चों, ठीक है, इस मूवमेंट में क्या है, आपको याद है कि अगर आपने जो फैमिली वैल्यूज है यह चेंज नहीं हुई, फैमिली जो वैल्यूज है इनको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको सोसाइटी में जो इक्वेलिटी है वह मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि समता मूलक एक समाज का निर्माण हो, अगर आप चाहते हैं कि एक इक्विटेबल जो सोसाइटी है, समता मूलक समाज, तो उसके लिए आपको सोसाइटी की, और सोसाइटी के पहले सोसाइटी कहां से बन रही है ये बताओ। अगर सोसाइटी एक बड़ा गोला हम कह दे, ठीक है, सोसाइटी जो है वह एक बड़ा गोला है, ठीक है, और इसमें जो है ये फैमिलीज हैं, तो सोसाइटी किससे मिलकर बनी है बच्चों? फैमिलीज से मिलकर बनी है ना, सोसाइटी तो बाहर है, फैमिलीज तो यहाँ पर है। तो जब तक आप अपने घर से जो वैल्यूज है उनको ठीक नहीं करते, तब तक आपका सोसाइटी जो है वह चेंज नहीं हो सकता, स्पेशली इस मामले में, स्पेशली वुमेन्स के मामले में। लेकिन ये तीनों चीजें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। अभी तक हमने ये तीन बातें की, ठीक है। इस तरह की अगर राइट्स उठ जाए कि भाई मोरल वैल्यूज जो है वह होनी चाहिए, ह्यूमन राइट कमीशन डिमांड करता है प्रोटेक्शन की, इस तरह की चीजें प्रॉब्लम नहीं कर रही। जानते हो प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम ये बढ़ गई तब जब सबसे ज्यादा इसका जो चौथी जो प्रॉब्लम है, जो कि आपकी कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। और ये प्रॉब्लम जानते हैं कब बढ़ी? सांप्रदायिकता बढ़ी तब जब धर्म में घुस गई राजनीति, जब आपका जो रिलीजन है ये आपका पॉलिटिक्स का आधार बन जाए। अब गांधी जी यहां पर कह तो रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है उसमें रिलीजन नहीं, उसमें एथिक्स वैल्यूज की इन्होंने बात की थी, बट ये थोड़ी कहा था कि धर्म के आधार पर ही आप राजनीति करो। इन्होंने कहा कि, और इनका जो धर्म की परिभाषा थी, अब बात जैसे मान लीजिए आपको इस
आप गांधी जी ने कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, तो आप कहेंगे अच्छा किस धर्म के आधार पर होना चाहिए? उनका कहने का मतलब ये था कि जो सभी धर्म हैं और ऐसी नैतिक वैल्यूज, ऐसी मोरल वैल्यूज जो कि सभी में सेम है और सही है, उसी के आधार पर जो राजनीति है उसको काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनलिज्म जो है वह क्या है कि जब रिलीजन जो है, आप पॉलिटिक्स में क्या होता है, रिलीजन बायस्ड होकर जब आप चीजें जो है वह कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा भयानक रूप है बाकी कंडीशंस की अपेक्षा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक और मैं स्लाइड लेती हूं और आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि बच्चों सांप्रदायिकता आखिर शुरू कब हो गई, सांप्रदायिकता शुरू कब हुई? इसके कई चरण होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो सबसे फर्स्ट फेज है कि ये शुरू कहां से हो गई, स्टार्ट क्या है इसका? सबसे फर्स्ट क्या है बच्चों कि आपने धर्म को राष्ट्र का आधार बना लिया, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को अपने राष्ट्र का आधार बनाया। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वह शुरू कहां से हुई? द प्रॉब्लम बिगन व्हेन रिलीजन इज सीन when religion is seen as the basis of the nation, as the basis of the nation। हिंदी में भी लिखते जाओ, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया और यहां से जो सांप्रदायिकता है वह शुरू हो गई, ये पहली बात थी। आगे ये और कैसे फली फूली, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सेकंड बात समझते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं। अब देखो बच्चों, ये समझते जानते प्रॉब्लम कब बन गई? ये जो प्रॉब्लम है वह और ज्यादा बढ़ गई जब हमने एक्सप्रेस किया इसको अपने पॉलिटिकल व्यूज में। सेकंड क्या है, समस्या और विकराल हो गई, प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट। कब? व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड, एक में आधार बनाया, दूसरे में एक्सप्रेस किया। बच्चों अभी हम इससे भी पॉइंट निकालेंगे। व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस, आपके मेंस के क्वेश्चन, मेंस के आपके टॉपिक है, ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको ज्यादा पढ़ा रही हूं इन पॉलिटिक्स। और यहां पर आप एक पक्ष, वन साइडेड होकर, एक पक्षीय होकर आप जो नीतियां है वह आपने बना ली। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वह कब बढ़ गई? सबसे पहली बात, शुरू कैसे हो गई? जब आपने, शुरू कहां से हुई बच्चों ये प्रॉब्लम? जब आपने आधार बनाया, जब आपने धर्म को आधार बनाया। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है कि आपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली ही राजनीतिक अभिव्यक्ति कर दी। राजनीतिक जो अभिव्यक्ति है धर्म के आधार पर जब आपने कर दी, ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। अभी तो ये प्रॉब्लम और आधारों पर बढ़ेगी, और भी इसके पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखो, और इसकी अगली कंडीशन क्या आ गई, अगला रूप जो है वह क्या होगा इसका, वो भी समझो। अब देखो बच्चों, थर्ड जो है कि अपने धर्म को, अब अशोक का अभिलेख याद करो, 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस एक शासक के द्वारा ये जो बात है, ये जो संदेश है वह अपने लोगों तक पहुंचाया गया था कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना अपने ही धर्म की हानि है, सभी धर्मों को समान माना जाए। आंसर था उसका अशोक का। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, यही सुपीरियरिटी एक कॉम्प्लेक्स हो जाना। एक तो होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाना, जो मान लीजिए मैं वेस्टर्न मूवीज देखकर होता है, मैं वेस्टर्न कल्चर से होता है, अब लगता है साड़ी सही पहनावा नहीं, जींस टॉप ही आजकल मॉडर्न पहनावा है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दोनों ही ठीक नहीं है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि एक अलग जो प्रॉब्लम है तीसरी, वह क्या होगा कि एक जो रिलीजन है, आपका धर्म ठीक है लेकिन सारे धर्म ठीक है, वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। ठीक है, एक धर्म जब दूसरे से खुद को श्रेष्ठ माने, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, यहां से ये जो प्रॉब्लम है वह और बढ़ जाएगी। सांप्रदायिकता के इंपॉर्टेंट हम टर्म्स समझ रहे हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। अब देखो बच्चों, आगे क्या है कि अपनी, अब आगे प्रॉब्लम क्या होगी कि यहां पर आपने सुपीरियरिटी हो गया, एंड चौथा क्या है कि आपने अब सत्ता का इस्तेमाल कर लिया उस पर्टिकुलर धर्म, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बायस्ड होकर, उनके लिए बायस्ड होकर। तो यहां पर स्टेट के द्वारा
सत्ता के द्वारा, जो सत्ता का इस्तेमाल है आपने, स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप, डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, तो आपने एक धर्म के आधार पर जब सत्ता का इस्तेमाल किया उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बाकी धर्मों के ऊपर, ओवर द अदर जो रिलीजन्स थे, तब आपका क्या है कि ये जो और है, अब देख रहे धीरे धीरे कैसे राजनीति में जो धर्म है, जो कम्युनलिज्म है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक एक करके शुरू हो रही है बातें। ठीक है, अब कैसे आगे बढ़ रही है उसको समझेंगे। अब फोर्थ के बाद देखो क्या होगा। फोर्थ हमने देख लिया, अब फिफ्थ चलते हैं। आगे जो है ये चीज कैसे बढ़ेगी बच्चों कि अब हमने राजनीति और धर्म को आपस में जोड़ दिया। रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो, यही आपका क्या हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया। धर्म को राजनीति से जोड़ देना, यही सांप्रदायिक राजनीति है। सांप्रदायिक राजनीति क्या है? धर्म को राजनीति से जोड़ देना, यही सांप्रदायिक राजनीति हो गई। ठीक है, धर्म को राजनीति से जोड़ देना, यही आपकी सांप्रदायिक राजनीति जो है वह हो गई। अब देखो बच्चों की सांप्रदायिक राजनीति किस बात पर आधारित है? अब आगे इससे थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम। अब सांप्रदायिक राजनीति आगे कैसे बढ़ गई कि अब इसमें यह माना जा रहा है कि एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स है वह केवल एक ही धर्म के लोग होते हैं, और इस आधार पर आप ऐसा नेशन का निर्माण करना चाहो, जैसे कि हम जिन्ना की बात करें कि जिन्ना खुद उस धर्म को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करे, जिसके आधार पर उन्होंने एक राष्ट्र का ही विभाजन कर दिया, एक नए राष्ट्र का निर्माण। आप बीबीसी एंड बाकी सब जगह भी इस तरह के जो डिबेट्स है उनकी किताब पढ़ो, आपको पता चलेगा कि वो खुद जो है अपने असली जीवन में उतने व्यवहारिक नहीं थे, या फिर उतना जो है उस चीजों को नहीं प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे, लेकिन उन्हें सत्ता चाहिए थी, या फिर जैसी भी बातें हैं जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री का विषय है, आगे हम देखेंगे। तो उसमें क्या किया कि वो खुद उस चीज को नहीं मान रहे, लेकिन उन्होंने उसके आधार पर पॉलिटिक्स करके राजनीति में उस धर्म को लगाकर, और आप देखेंगे कि हमारा जो भारत एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, जो विभाजन हुआ, वह धर्म के आधार पर था। तो यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति हो गई। सांप्रदायिक राजनीति किस पर बेस्ड है? सांप्रदायिक राजनीति में कहा जा रहा है रिलीजन इज द प्रिंसिपल। अब आगे पहली बात है, रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटीज। अगर हम सामाजिक समुदाय की बात करें तो इसका आधार क्या है? धर्म होगा। ठीक है, अब आगे जो है एक पॉइंट और सुनो। एक पॉइंट ये हो गई बच्चों कि इस खास धर्म के जो कम्युनिटी के लोग हैं वह एक ही चीज को फॉलो करेंगे। आगे ये बातें बढ़ जाती है। ठीक है, किनके जो फॉलोअर्स है वह निश्चित रूप से होंगे, और साथ ही रिलीजन जो है इसमें केवल एक ही कम्युनिटी होगी, दूसरी कम्युनिटी नहीं। यहां से विभाजन शुरू हो जाता है कि केवल एक ही समूह होगा, एक ही वर्ग होगा जो इस चीज को मानेगा, और इस तरीके से जो सांप्रदायिकता है वह आगे आगे बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें देखो 4-5 इंपॉर्टेंट बातें जो हमने अलग अलग फैक्ट में समझी। अब देखो बच्चों की यहाँ पर कहा कि एक कम्युनिटी में केवल एक धर्म के लोग शामिल होंगे। अगले पेज की शायद हमें जरूरत है ना? चलो कोई नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करके देखती हूँ, बट फिर भी नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला ही पेज पे नोट्स बनवाती हूँ। तो यहाँ इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों यहां तक हमने बात की कि किस तरीके से जो एक कम्युनिटी है, वन कम्युनिटी इक्वल्स टू वन रिलीजन। और जब आप ये सोचो कि इसी आधार पर एक ही नेशन हो, वन राशन कार्ड वन नेशन वाला बात है ना, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, ऐसी बातें आप करो कि किसी एक खास धर्म को मानने वाले लोग ही अब एक नेशन में रह सकते हैं, अगर जो और किसी और धर्म को मान रहे वो लोग वहां से हट जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सांप्रदायिकता एकदम से चरम रूप हो गया, एक्सट्रीम रूप हो गया, एक्सट्रीम फॉर्म हो गया। सो आगे देखो कि यहां पर ये मानना कि एक ही रिलीजन, एक ही कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है वह समान होंगे, जो हित है, जो इनके फंडामेंटल जो इंटरेस्ट है, मौलिक जो हित है, वो समान होंगे। जो इनके फंडामेंटल इंटरेस्ट है वह कैसे होंगे? समान होंगे, जो आपकी एक कम्युनिटी है और जो आपका एक रिलीजन है।
ठीक है, तो ये पहली बात हो गई इसमें। अब आगे देखो सेकंड है इसमें बच्चों कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई और मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का हम उदाहरण लेते हैं कि इनके जो इंटरेस्ट है वह कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। इनके जो इंटरेस्ट है वह कैसे होंगे, अलग अलग धार्मिक समुदाय के जो हित है वह अलग अलग होंगे, ये अगली बात हो गई। और यहां पर इस आधार पर जो कन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है वह शुरू हो गया। जो कन्फ्लिक्ट है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, जो टकराव है बच्चों, ये अब शुरू हो गया, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये सोच और ज्यादा कब बढ़ गई, जब हमने कहा कि अब तुम यहां नहीं रह सकते, क्योंकि एक कम्युनिटी का मतलब एक रिलीजन और एक नेशन की बात होती है। सो इसका एक्सट्रीम फॉर्म यही है, डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप है कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विथ वन नेशन, ये इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। और इसी के आधार पर जो समाज है वह बट रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप हो सकते हैं, और जिसमें कि जैसे कि हमने देखा कि इसमें रिलीजियस प्रेजुडिस होते हैं, कई रूप होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें एक राजनीति में कई तरीके से यह अभिव्यक्त होता है। सबसे फर्स्ट है इसमें रिलीजियस प्रेजुडिस का होना। शुरुआत कहां से होती है, हमारे दैनिक जीवन से शुरू होती है, जिसमें हम सोचते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वह दूसरी कम्युनिटी से अलग है, एक धर्म दूसरे धर्म से अलग है, एक भाषा दूसरी भाषा से अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बात जब सांप्रदायिकता की कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता का मतलब है राजनीति और धर्म। यहाँ पर भाषा एंड बाकी सारी चीजें नहीं, यहाँ पर केवल धर्म मेन मुद्दा है। सो यहाँ पर रिलीजियस प्रेजुडिस जो है बच्चों आपके, जो कि आपके स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, और आपके जो ये स्टीरियोटाइपिंग है ना, आपके जो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, आपके जो ये रूढ़िवादिताएं हैं, हो सकता है एक अनरीजनेबल, समझ गए ना, अनरीजनेबल अनफेयर ओपिनियंस क्या हो सकते हैं, अनरीजनेबल एंड अनफेयर ओपिनियंस। अनरीजनेबल एंड अनफेयर जो ओपिनियंस है, ठीक है, यही आपके ये जो प्रेजुडिस है स्टीरियोटाइप्स में चेंज हो गए, और यहां से रिलीजियस जो प्रेजुडिस है आप हो गए कि इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है, तो इस तरह के वर्ड्स आप देखते हैं बच्चों, यही क्या है, आपके रिलीजियस प्रेजुडिस है। अब देखो कि आम अभिव्यक्ति हमारे जीवन में होती है, हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरे के धर्म को कम समझ रहे हैं। इसके बाद देखो सेकंड है इसमें कि जब पॉलिटिकली डोमिनेंस की बात की जाए, राजनीतिक प्रभुत्व की बात की जाए, और ये जो राजनीतिक प्रभुत्व किसी एक धर्म का हो, यहां से आपका जो सांप्रदायिकता है वह बढ़ेगी। एक एलिमेंट क्या हो गया, राजनीतिक प्रभुत्व होना। ठीक है, राजनीतिक प्रभुत्व होना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। तो सांप्रदायिक सोच जो है वह धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व चाहती है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, सांप्रदायिकता का एक मतलब हो गया पॉलिटिकल डोमिनेंस का होना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप का। सांप्रदायिकता का मतलब क्या हो गया, किसी सांप्रदायिकता की जो सोच है वह इस बात पर आधारित है कि एक जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, वह अपने अकॉर्डिंगली जो नीतियां है वह बनाए, अपने इंटरेस्ट के लिए बनाए, बाकी धर्म के लिए नहीं। तो ये गलत है ना, ये गलत है। तो यहाँ पर बच्चों ये सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की बात करेगा आगे जाके कि हमारे लिए एक अलग राजनीतिक इकाई होना चाहिए। और इसी के आगे बच्चों, जब सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक रूप से गोलबंदी हो जाए, राजनीतिक रूप से लोग इकट्ठे हो जाए, है ना, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं वन ऑन रिलीजियस, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस, धर्म के आधार पर राजनीतिक रूप से गोलबंद हो जाने, इकट्ठे हो जाने के नहीं, अब तो हम धर्म के आधार पर ही जो राजनीति है वह करेंगे, बस यही सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप है। ठीक है, और इससे और भी ज्यादा अगली इसका जो फेस सामने आता है, मोस्ट अगली फॉर्म इज, वो है आपके कम्युनलिज्म टाइप के जो राइट्स होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा, वायलेंस, ये इसका वर्स्ट फॉर्म होगा, अगली फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर डोमिनेंस तक तो चलो फिर भी सही आता है, हमें समझ में आ रही है चीजें, लेकिन इसका मोस्ट अगली फॉर्म क्या होगा, मोस्ट अगली फॉर्म जो है कम्युनल वायलेंस राइट्स, कम्युनल वायलेंस एंड राइट्स, है ना। तो ये इसका सबसे ज्यादा गंदा फॉर्म है। अब देखो इससे कैसे बचा जा सकता है, समझ गए आप यहां तक की इस बात को, हमने समझा गांधी जी के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। तो देखो सांप्रदायिकता हो गया। अब आगे मैं आपको बताती हूं बच्चों, एक और आपका जो टॉपिक है कि आखिर हमने इससे बचने के लिए किया क्या है। तो आपको हमने बचने के लिए क्या किया वो मैं आपको समझाती हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से
कि हमने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट माना। कहां पर लिखा है सेकुलर? क्या हमारे प्रियम्बल में है? डेफिनेटली है। सेकुलर जो स्टेट है ये है इंडिया। और आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, साथ ही देखो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन for the Indian state, for the Indian states। ठीक है, कोई भी राज्य का जो है आधिकारिक रूप से एक धर्म नहीं होगा और सभी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। धर्म को मानना, अंतर 3 बातें लिखी, धर्म को मानना, उसको प्रैक्टिस करना, उसका प्रचार करना। ठीक है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करना। तो ये 3 बातें जो है वे 25 से 28 तक लिखी हुई है। ये 3 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 15 इससे जुड़ता है क्या? डेफिनेटली जुड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि आप जेंडर, कास्ट, रेस, है ना, सेक्स, इन सब के आधार पर जेंडर बायस्ड होकर प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप इस पर जो भेदभाव है इन आधारों पर एटलीस्ट नहीं कर सकते, वो प्रतिबंध है। सो ये था। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सेकुलरिज्म इन इंडिया में आखिर है क्या? 4 बातें लिखी हुई है, माफ कीजिएगा 3 बातें लिखी हुई है। फर्स्ट कहता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। यही बात हमने तो पढ़ ली, हमारा संविधान किसी धर्म विशेष को दर्जा नहीं देता। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। सेकंड देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ठीक है, तीनों बातें मैंने आपको बताई। ये सारी चीजें हमें करने की स्वतंत्रता है डेफिनेटली। संविधान राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति देता है। अच्छा एक बात बताओ, नॉन इंटरफियर एंड इंटरवेंस वाली जो एक रणनीति हमने पढ़ी थी कि हमारा जो सेकुलर का एक कॉन्सेप्ट है वह कैसा है? हस्तक्षेप है ना हस्तक्षेप, दोनों बातों पर आधारित। हस्तक्षेप हमने कब किया? हस्तक्षेप हमने तब किया जब एक धर्म के अंदर एक कम्युनिटी को नीचा दिखाया जा रहा था, दूसरी कम्युनिटी को ऊंचा दिखाया जा रहा था। तो धर्म के अंदर समानता की हमने बात की। हमने इंटर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में काफी प्रोविजन किए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देना, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो लोअर कास्ट था उनके साथ अनटचेबिलिटी जो है वह प्रैक्टिस करना जो है प्रोहिबिटेड है, ऑफेंस है। तो ये सारी बातें है ना, तो ये क्या हो गया? हस्तक्षेप हो गया। अब अगर हम हस्तक्षेप की नीति की बात करें कि एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वह सिख धर्म वाला, जो कि जिसने पगड़ी लगाई हुई है, चूंकि धर्म में सिख धर्म में पगड़ी लगाना उनका प्रैक्टिस करने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, आप उसको हेलमेट पहनने के लिए नहीं कह सकते। ये हस्तक्षेप की रणनीति होगी, है ना, होती नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि इस तरह से बिल्कुल सही बात है कि इंटरवेन जो है वह डेफिनेटली कर सकता है, अलाउ कर सकता है। करेक्ट पूछा था, करेक्ट के लिए सी डी कहा गया भाई। चलो मैं बता देती हूँ, सभी बातें सही लिखी है। क्लियर है इतना आप सभी को? एक क्वेश्चन और पूछूं? नहीं, ये कल पूछूंगी क्योंकि ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, है ना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक थे आपके, ये 2 क्वेश्चन थे। हमारा कास्ट को लेकर जो है वह टॉपिक बच गया है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने काफी सारी बातें की जो कि आपकी सोसाइटी से जो है वह संबंधित है। ठीक है, चलिए सब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।